हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। भूगोल शास्त्र बहुविकल्पीय प्रश्न यूपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स वी आर ट्राइंग टू कवर एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 6 टिल 12 और इसी क्रम में फ्रेंड्स हम लोग हैं आपके क्लास नंबर 7 चैप्टर नंबर 8 कक्षा 7 अध्याय 8। अध्याय का नाम है मानव पर्यावरण परस्पर क्रिया उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के ऊपर, यानी कि व्हाट आर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इंटरैक्शंस इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। इस चैप्टर में फ्रेंड्स ज़्यादा फोकस दिया गया है इंडिया के ऊपर और वर्ल्ड में अमेजन बेसिन के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग ही एनसीईआरटी के एमसीक्यूज को फ्रेम किया गया है। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भूमध्य रेखा के बहुत करीब 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच में स्थित है। सही बात है। इसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र भी कहा जाता है। सही बात है। अमेजन नदी इस क्षेत्र से होकर बहती है। सही बात है। तीनों ही सही हैं आपके, 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही हैं। अब आप चाहे तो देख सकते हैं इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल रीजन क्या है, जो कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। देख लीजिए आपके तीनों स्टेटमेंट सही है। कौन कौन से रिवर्स फ्लो करते हैं इस रीजन में, उसके नाम और उसके नंबरिंग के साथ लिखा है मैंने। अमेजन यहाँ पे, कॉन्गो यहाँ पे, ठीक है। अकॉर्डिंगली बाकी सारी नदियाँ भी हैं, जैसे ओरिनोको साउथ अमेरिका में है, मेकोंग आपका इंडो चाइना रीजन में आएगा, ठीक। जाम्बेजी, नाइगर, नाइल, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट रिवर्स विच फ्लो इन इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल आपका, अमेजन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह पहाड़ों से पूर्व की ओर बहती है और पश्चिम में प्रशांत महासागर में गिरती है। पहाड़ों से पूर्व की ओर बहती है और पश्चिम में प्रशांत महासागर में गिरती, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ये जो रिवर है ठीक इसका ऑपोजिट जाती है। इसका बेसिन 5 दक्षिण अमेरिका देशों को बहाता है। नो, इट इज नॉट 5, इट इज रादर 6 साउथ अमेरिकन नेशंस फॉल इन द बेसिन ऑफ अमेजन रिवर। अमेजन बेसिन दुनिया की सबसे बड़ी नदी बेसिन है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं, तो सही तो केवल 3 है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अमेजन रिवर जो है इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट। आप ध्यान दीजिए कैसे फ्लो कर रहा है अमेजन नदी, ठीक है, एंड रीचेज अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। इट इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। इट ड्रेन्स 6 साउथ अमेरिकन कंट्रीज, जिसमें कि ब्राजील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ए स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। इस पार्ट के ऊपर सवाल आ चुका है, कई बार लोग इसी पार्ट को भूल जाते हैं। 5 कंट्रीज के नाम याद रहते हैं, छठा वेनेजुएला भी है, उसका भी एक स्मॉल पार्ट तो अमेजन रिवर के बेसिन में आता है। इसको आप लोग प्लीज याद रखिएगा, ठीक। इट इज लार्जेस्ट बेसिन इन द वर्ल्ड, ये जग जाहिर बात है। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। The equator does not pass through which of the following countries of the Amazon basin? The equator does not pass through. ध्यान दीजिए, इक्वेटर किस कंट्री से पास नहीं करता है, ठीक है। तो ये सवाल ये कह रहा है कि देखो ये चारों कंट्री जो है आपके अमेजन बेसिन में आते हैं, लेकिन इन चारों में से किस में से इक्वेटर पास नहीं करता है। देखिए, इक्वाडोर से तो पास करता है इक्वेटर, तभी तो उसका नाम इक्वाडोर रखा गया है। इक्वाडोर इक्वेटर मिलता नाम है ना, इक्वाडोर से पास करता है इक्वेटर। बाकी जो 3 कंट्रीज हैं उनमें से पास नहीं करता है, ठीक है। तो वेनेजुएला, बोलीविया एंड पेरू इनसे पास नहीं करता है इक्वेटर। आंसर विल बी 1, 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए 6 कंट्रीज जो हैं वो आपके अमेजन रिवर के बेसिन में लाई करते हैं। मैंने बताया था आपको, ब्राजील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड वेनेजुएला, जबकि इक्वेटर सिर्फ उनमें से 3 में से ही पास करता है, जैसे इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील, ठीक। तो बाकी कंट्री से पास नहीं करता है। अगेन फ्रेंड्स, आपके सामने वर्ल्ड मैप पे वो कंट्री जहां से इक्वेटर पास करता है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ये साउथ टोमन प्रिंसिपे एक छोटा सा आइलैंड है, फिर कॉन्गो, गैबोन, युगांडा, कॉन्गो, कीनिया, सोमालिया एंड सो ऑन। फर्दर आपका मालदीव्स एंड इंडोनेशिया भी आता है। लास्ट में आपका किरिबाती नाम का एक स्मॉल आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, वहां पे भी इक्वेटर पास करता है। तो दीज आर द लैंड मासेस एंड द नेशंस थ्रू विच द इक्वेटर पासेस। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित युग्मों के ऊपर विचार करें। नदी का मुहाना, वह स्थान जहां एक नदी पानी दूसरे भाग में बहती हो।
सही बात है, इसे ही कहते हैं माउथ ऑफ द रिवर। सहायक नदी यानी कि ट्रिब्यूटरीज, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र, नहीं, इसे कहते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। और छोटी नदी जो मुख्य नदी मिलती है उसे कहते हैं सहायक नदी। तो ये दोनों गलत हैं। कह रहा है कौन से गलत सुमेलित हैं, तो केवल 2 और 3, दीज आर रॉन्गली मैच्ड। तो हेंस ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। सिंपल सा डेफिनेशन और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आइए, अमेजन बेसिन के जलवायु परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है, बताइए। यह पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र जलवायु की विशेषता है। हॉट एंड वेट क्लाइमेट पूरे साल रहता है, बात बिल्कुल सही है। लगभग हर रोज बारिश होती है और वह भी बिना किसी चेतावनी के, सही बात है। दिन और रात लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होते हैं, सही बात है। कह रहा है कि बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑल 3 आर करेक्ट। फ्रेंड्स, ये तो आपका इक्वेटोरियल रीजन का टिपिकल क्लाइमेट है। पूरे दिन भर गर्मी रहेगी, रात में गर्मी रहेगी, बारिश किसी भी टाइम हो सकती है और बारिश इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स होती ही रहती है। इसीलिए फ्रेंड्स ऐसे कंट्रीज में ना मलेरिया से बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसे कंट्रीज के डिजीजेस भी थोड़े डिफरेंट किस्म के होते हैं। एनीवेज आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा कम तो होता है रात में, बट ज्यादा कम नहीं होता। ह्यूमिडिटी तो हमेशा ही रहती है। पूरे दिन आपको स्किन बहुत स्टिकी सा लगेगा, चिपचिपाहट बहुत ज्यादा होती है। ठीक, नेक्स्ट आइए, रेन फॉरेस्ट, वर्षा वनों के कौन से विशिष्ट विशेषताएं हैं, बताइए। वे एक घने छत की जैसी संरचनाओं वाले घने जंगल हैं। ठीक बात है। चूंकि सूरज की रोशनी आसानी से जमीन में प्रवेश कर सकती है, नहीं, सूरज की रोशनी आसानी से जमीन में प्रवेश नहीं कर सकती है, इसीलिए साल भर अंधेरा और नमी रहती है। देखिए फ्रेंड्स, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं। तो मैंने दिखाया था उनका इमर्जेंट लेयर, इट्स हाईली डेंस फॉरेस्ट, तो इसीलिए सनलाइट एंटर कर ही नहीं सकता, बहुत रेयरली एंटर करता है। तो इसीलिए ग्राउंड लेवल पे बहुत डार्कनेस भी रहती है। इन वनों में छाया सहिष्णु वनस्पति कभी नहीं उग सकती। गलत बात, इन वनों में छाया सहिष्णु वनस्पति ही उगती है और कुछ नहीं होता, मतलब ग्राउंड लेवल पर। वर्षावन वनस्पति और जीवों में समृद्ध है, सही बात है, वर्षावन वाकई में समृद्ध होता है। तो सवाल यह है कि दिए हुए सही उत्तर को चुने। विशिष्टताएं तो 1 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देख लिए यहाँ पे आपके सामने रेन फॉरेस्ट का वर्ल्ड मैप के ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूशन लगाया है मैंने। ये मैप आप लोगों ने इसके पहले भी कई बार देखा है, बट इस मैप को बार बार देखिए। साउथ अमेरिका, अफ्रीका और इंडोनेशिया वाले रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट में आप देख सकते हैं इमर्जेंट लेयर 40 मीटर के भी ऊपर आता है। ठीक है, ये इतना डेंस होता है कि सनलाइट यहाँ से नीचे नहीं आ सकती। तो यहाँ पे शेड टॉलरेंट ट्रीज एंड स्पीशीज ही होते हैं, यानी कि ऐसा वेजिटेशन होता है जो कि अंधकार में भी जीवित रह सके। अगले सवाल के ऊपर आइए। वे वर्षा वनों में पौधे परजीवी रूप में विकसित होते हैं। वे विशेष पौधे हैं जो अपनी पत्तियों में पानी जमा करते हैं। मेंढक जैसे जानवर अंडे देने के लिए पानी की इन पॉकेट का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन है? देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ये आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ब्रोमेलियाड्स नाम का एक ऐसा प्लांट पैरासाइट होता है जो कि ग्रो करता है रेन फॉरेस्ट में। इसके अंदर पानी जमा करने की खासियत होती है, इसीलिए फ्रॉग्स अपने एग्स यहीं पे लाकर देते हैं। ठीक है, ऑर्किड्स भी होते हैं ब्रोमेलियाड से ग्रोस प्लांट पैरासाइट जो कि अपने पत्तियों में पानी को स्टोर करते हैं। फ्रॉग्स जैसे एनिमल्स यूज करते हैं इसमें अपने अंडे देने के लिए। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपके सामने एक ब्रोमेलियाड की फोटो है। अब आप कहेंगे सर इसमें सनलाइट तो आ रही है। देखिए, सनलाइट ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं आती, सनलाइट थोड़ी आती है, बट इन जनरल डार्कनेस का माहौल रहता है एट द ग्राउंड लेयर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ये आप देख सकते हैं फ्रॉग के एग्स हैं जो कि उसने ब्रोमेलियाड प्लांट में सेव करके रखा हुआ है। नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टॉकिन एक चींटी खाने वाला जानवर है जो वर्षावनों में पाया जाता है। ये बात गलत है। टॉकिन जो है ना, बेसिकली ये आपका एक तरह का बर्ड होता है, बर्ड। ठीक, पिरान्हा अमेजन नदी में पाई जाने वाली मांस खाने वाली मछली है। एब्सोल्युटली राइट। पिरान्हा जो होता है ये बिल्कुल ब्लड थर्स्टी फिशेज होते हैं। अगर आपका पाँव चला गया अमेजन नदी में, पिरान्हा आसपास है, तो बिल्कुल 1 सेकंड में आप देखेंगे 100-150 पिरान्हा आ जाएंगे आपके पाँव को खाने के लिए। तो दे आर
फ्लैश ईटिंग फ्लैश लविंग फिशेस फाउंड इन द अमेजन रिवर। टपीर वर्षावन में पाए जाने वाले पक्षी हैं। टपीर एक्चुअली वो है जो कि चींटी खाता है, तो हमने इसको और इसको एक्सचेंज कर दिया था और कुछ भी नहीं किया। ये कह रहा है सही कौन है, तो केवल 2 आपका सही है। ओनली पॉइंट नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपके सामने फ्रेंड्स ये फोटो आप देख सकते हैं, इसमें ये हो गया आपका पिराना। ठीक है, टूकन जो है वो आपका एक तरह की बर्ड होती है, ये आपका टूकन है। और जो टापिर है वो आपका लास्ट फोटो में ये आपका एंट ईटिंग एनिमल है। ठीक है, हमिंग बर्ड्स भी काफी कॉमन है जो कि रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ये है आपका हमिंग बर्ड। ठीक, आइए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। विथ रेफरेंस टू पीपल ऑफ रेन फॉरेस्ट, वर्षा वनों के लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं ये पूछा जा रहा है, मतलब कि इनकरेक्ट बताना है आपको। जहां महिलाएं शिकार करती हैं और नदियों किनारे मछली पकड़ती हैं, वहीं पुरुष फसलों का देखभाल करते हैं। नहीं, एक्चुअली इसका उल्टा होता है। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी सोसाइटी में विमेन का रिप्रेशन तो होता है, ठीक है, महिलाओं का दमन होता है। ये दोनों जो काम है आपका, मछली पकड़ना और फसलों की देखभाल करना, आपको क्या लगता है महिलाएं कौन सा काम करेंगी इसमें से? ऑब्वियसली वो काम जिसमें कि ज्यादा लेबर लगता हो, यानी कि फसलों का देखभाल करना। इक्वेटोरियल रीजन में भी ऐसा ही होता है कि महिलाएं फसलों का देखभाल करती हैं और पुरुष नदियों किनारे मछली पकड़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। ठीक, वे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का अभ्यास करते हैं, ये बात सही है। मलोका उनका मुख्य भोजन है जिसे कसावा के नाम से जाना जाता है। नहीं, मलोका जो उनके घर का नाम होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मैनियोक एक बड़ा अपार्टमेंट जैसा घर जिसकी छत तिरछी है। नहीं, मैनियोक एक्चुअली उनका मुख्य भोजन होता है जिसे कसावा नाम से जाना जाता है। हम लोगों ने बेसिकली मलोका और मैनियोक को एक्सचेंज कर दिया, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 3 और 4 दोनों रॉन्ग है। 1 तो रॉन्ग था ही, पूछ रहा कौन कौन से रॉन्ग है, तो इट मीन्स 1, 3 एंड 4 आर रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है उसकी फोटो यहाँ पे एक लगाई है मैंने। ये मैंने आप लोगों को इसके पहले ही बताया था इस बारे में कि व्हाट डू यू मीन बाय स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, झूमिंग क्या होता है, इसके अलग अलग नाम होते हैं, मिल्पा, लडांग एटसेट्रा, अलग अलग कंट्रीज में। बेसिकली काम क्या होता है इसमें कि आप सबसे पहले एक ट्रैक्ट ऑफ लैंड के जितने पेड़ हैं उसको काट दीजिए और उसको जलाकर छोड़ दीजिए, फिर आप कुछ दिनों के लिए उसे चले जाइए। उसके बाद जब आप आएंगे तब ये लैंड बिल्कुल क्लियर होता है कल्टीवेशन के लिए। आप कुछ साइकिल्स तक कल्टीवेट करें, साल 2 साल 3 साल तक कल्टीवेट करें, 5 साल तक कल्टीवेशन कर लें। उसके बाद आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लैंड के न्यूट्रिएंट सारे खत्म हो गए होंगे, फिर आप किसी नए लैंड पर जाएंगे और इस प्रोसेस को आप दोहराएंगे। दिस इज कॉल्ड एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, मैनियोक जो होता है वो उनके खाने का नाम होता है। मैनियोक इज देयर स्टेपल फूड और इसको कसावा भी कहा जाता है। ठीक है, मैनियोक इज देयर स्टेपल फूड। इसके अलावा फ्रेंड जो मलोका होता है ना, वो उनके घरों का नाम होता है। ये रहा आपका मलोका, इसके ऊपर स्लैंटिंग रूफ होती है। बताइए क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसलिए स्लैंटिंग रूफ की आवश्यकता है, इसीलिए यहाँ पे स्लैंटिंग रूफ बनाया जाता है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, क्लास 8th क्लास 7th लेवल की ज्योग्राफी की। नेक्स्ट आइए, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जली हुई वनस्पति मिट्टी के पोषक तत्वों को समृद्ध करती है और इसकी उर्वरता बढ़ाती है। ये बात सही है। एक बार जब किसी भूमि को उसकी वनस्पति से मुक्त कर दिया जाता है तो उसे हमेशा के लिए खेती की जा सकती है। ये बात गलत है, हमेशा आप नहीं कर सकते। साल 2 साल बहुत होगा, 3-4 साल 5 साल तक कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आपने तो वहां की मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स कैसे ऐड किए, वहां की वेजिटेशन को काट कर जला दिया, मतलब वहां की मिट्टी में कोई और तरीका नहीं था न्यूट्रिएंट को रीजनरेट करने का। तो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से उसमें कुछ टाइम के लिए आपने न्यूट्रिएंट को ऐड कर दिया, वो साल 2 साल खत्म हो जाएगा तो आपको फिर वहां से जाना पड़ेगा, उसकी धरती में अन्न नहीं उग सकता। इसीलिए अगर आपने एक बार जला दिया इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा खेती कर पाएंगे। अपनी उर्वरता को बहाल करने के लिए एक भूखंड का परित्याग इस अभ्यास का मुख्य घटक है। ये बात बिल्कुल सही है। यह अभ्यास मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है। नहीं, यह अभ्यास एक्चुअली मिट्टी के कटाव को ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि अगर आपने फॉरेस्ट या ट्रीज को काट दिया तो सॉइल इरोजन नेचुरली बढ़ जाता है। क्यों?
क्योंकि फॉरेस्ट या ट्रीज के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। आपने पेड़ काट के जला दिया तो इसका मतलब सॉइल थोड़ा सा और फ्री हो गया, तो वो इरोजन उसमें और ज्यादा जल्दी हो सकता है। फ्रेंड्स, आपके सामने सवाल ये कहा जा रहा है कौन से सही है, करेक्ट बताना है, मतलब 1 and 3 इज ओनली करेक्ट, तो हेंस ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन में आपके लिए एक्स्ट्रा एड ऑन क्या है? एक्स्ट्रा एड ऑन आपके लिए ये है कि आपको एक तो पता होना चाहिए कि मैप्स में कहाँ कहाँ किस किस एरिया में ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर चलता है। दूसरा, इनके नाम क्या होते हैं? जैसे अगर आप वर्ल्ड में देखें तो मैक्सिको में इसका नाम होता है मिल्पा, वेनेजुएला में इसका नाम होता है कोनुको एंड सो ऑन। तो आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए। इंडोनेशिया में लडांग, वियतनाम में रेव, सेंट्रल अफ्रीका में मसोले, ब्राजील में रोका। जबकि इंडिया के अंदर भी इतनी डाइवर्सिटी है कि इंडिया के अंदर भी इसका 10-12 नाम है। लाइक आप इसको नॉर्थ ईस्ट में बोलते हैं झूमिंग, मध्य प्रदेश में बोलते हैं इसको बेवाड़ या दहिया, उड़ीसा में बोलते हैं आप इसको कोमन, झारखंड में बोलते हैं कुरुवा एंड सो ऑन। फ्रेंड्स, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। यूपीएससी नामों में से आपको बोल सकती है 4-5 नाम दे करके, बोलेगी बताओ कौन से सही मैच्ड है। ठीक है, यू शुड नो ऑल दीज नेम्स। आप इसके लिए क्या करिए, आप जैसे ये वाले नाम है ना, उसको आप वर्ल्ड मैप के ऊपर कहीं पे लिख लीजिए, उससे क्या होगा, आपको याद रखने में आसानी होगा। सिमिलरली ये वाले जो नाम है, आप इंडिया का एक मैप लीजिए और उसमें स्टेट वाइज इन नामों को लिख लीजिए और उस मैप को अपने शॉर्ट नोट्स में रखिए। ये सारे नाम एक साथ याद रहे मुश्किल है, लेकिन अगर आपको 2-3 नाम भी याद, जैसे आपका होम स्टेट कोई है इसमें से, उसका नाम याद करिए, आसपास कुछ स्टेट्स का नाम याद करिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इट इज ड्रेन्ड बाय ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, सही है। इट राइज सब ट्रॉपिकल रीजन, सही है। करेक्ट बोथ। सिंपल सवाल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट आइए, ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा कौन कौन से हैं? स्पेलिंग मिस्टेक है। घाघरा है, राइट। सोन है, राइट। गंडक है, राइट। चंबल, चंबल एक्चुअली यमुना में जाके मिलती है, जो फतेह गंगा के अंदर मिलता है, तो चंबल को भी आप ले सकते हैं। तो हेंस ऑल ऑफ देम आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। मेजर ट्रिब्यूटरीज में नाम किन किन का आता है? तो घाघरा, सोन, चंबल, गंडक एंड कोसी। अगर आप ध्यान दें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका ऋषिकेश है, यहाँ पे भगीरथी और अलकनंदा आके मिलते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ती है एज रिवर गंगा। तो ये जो मेजर ब्लू लाइन है, इसको आप देखिए, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, पटना, भागलपुर होते हुए फड़क्का बराज के थ्रू हुगली की डिस्ट्रीब्यूटरी और फिर बे ऑफ बंगाल। अब इसमें आप देख सकते हैं इसके मेजर ट्रिब्यूटरी कौन से हैं। एक तो यमुना, ठीक, फिर आप देखिए यहाँ पे घाघरा, गंडक, सोन नदी आती है, इंपॉर्टेंट है। कोसी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी कई सारी छोटी मोटी नदियां हैं। आपको इन सभी नदियों का नाम तो याद नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन आपको ये जरूर याद होना चाहिए कौन सा ट्रिब्यूटरी लेफ्ट से मिलता है, कौन सा राइट से मिलता है। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं? आप खुद सोचिए, गंगा नदी में बैठ करके आप गंगा नदी के प्रवाह के डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप इस तरफ जा रहे हैं। यमुना हो गई आपकी राइट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। गंडक हो गई आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। यही मतलब होता है राइट एंड लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज का, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल के ऊपर आइए। Which of the following is not a major tributary of ब्रह्मपुत्रा रिवर? लोहित, कमेंग, कोसी, मानस। कोसी गंगा की ट्रिब्यूटरी है और ब्रह्मपुत्रा भी गंगा में ही आकर मिलती है, तो कोसी इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर के कई सारे नाम है फ्रेंड्स। सांगपो बोला जाता है इसको तिब्बत में, एंड सो ऑन। ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में एंटर करती है थ्रू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब देखिए इसके मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं? सुबनसिरी, दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली, मानस, तीस्ता एंड संकोच। सॉरी, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तीस्ता एंड संकोची बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे नाम आपको फ्रेंड्स बिल्कुल याद होने चाहिए, अगेन इन द ऑर्डर कि लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सी ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट आइए, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस बेसिन में मैदान, बैल धनुष झीलें, पहाड़ और सुंदरबन डेल्टा चित्रित किए गए हैं, सही बात है। बेसिन की विशेषता मॉनसूनी जलवायु है, सही बात है। कौन सा कथन सही है? नहीं, गलत कौन सा है? इनकरेक्ट, तो कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि
गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं और इसका एवरेज क्लाइमेट क्या है। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू नॉट लाई इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। देखिए आसाम ब्रह्मपुत्र में है, बिहार गंगा में, तो ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, तो 1 2 पहले काट दीजिए, 1 2 1 2 1 2 बचा गया 3 और 4, हो गया आपका आंसर। अगर आपको एग्जैक्टली याद भी नहीं है तो भी आप चाहें तो इस अप्रोच से आंसर को लेकर आ सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए फैक्ट ये रहा कि गंगा बेसिन जो है वो 11 स्टेट्स को कवर करती है, उत्तराखंड, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली। अब आप बोलेंगे सर राजस्थान कहाँ से आ गया? चंबल, याद करिए, यमुना, इट गोज इनटू गंगा। ब्रह्मपुत्र बेसिन, इट कवर 6 स्टेट्स, अरुणाचल, आसाम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, 11 और 6, ये फिगर भी याद रखिएगा, 11 और 6, ये फिगर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब कि ओवरऑल जो है इसमें आपके 16 स्टेट्स आते हैं, इन दोनों में आपका एक स्टेट कॉमन है, बताइए कौन सा? ऑफ कोर्स वेस्ट बंगाल। ठीक है, 11 + 6 16 17 - 1 इट विल गिव यू 16। टोटल 16 स्टेट्स हैं जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के अंदर आते हैं। इन 16 स्टेट्स के नाम आपको याद होने चाहिए, या अगर आपको इंडिया का मैप भी याद है तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स, रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स एंड डिफरेंट रीजन्स, द फॉलोइंग आर इट्स अदर नेम्स। सांगपो इसका नाम है तिब्बत में, सही बात है। दिहांग भी इसका नाम है इन अरुणाचल प्रदेश, सही बात है। पद्मा और मेघना ये दोनों नाम भी इसी नदी के हैं इन बांग्लादेश। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट आंसर। एक्चुअली फ्रेंड्स, हमने जिस नदी को गंगा बोला, जिसको ब्रह्मपुत्र बोला, उसको बांग्लादेश में अलग अलग नाम से बुलाते हैं, कहीं पे जमुना, कहीं पे पद्मा, कहीं पे मेघना। ठीक, आइए आपको दिखाता हूं मैं। ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, वहां पे इसका नाम होता है सांगपो, जिसका मतलब होता है द प्यूरिफायर, मतलब जो प्यूरिफाई करे। आसाम वैली में इंटर करने पे इसका नाम हो जाता है दिहांग, जिसको सियोंग भी बोला जाता है। बांग्लादेश में इस नदी का नाम होता है जमुना। जब गंगा से मिलती है उसका नाम होता है पद्मा, और उसके बाद जब पद्मा और जमुना आपस से मिलते हैं उसका नाम हो जाता है मेघना। तो ये पद्मा, जमुना, मेघना ये सब नाम है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के इन बांग्लादेश टेरिटरी। नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स, विथ रेफरेंस टू गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है, द माउंटेनस एरिया ऑफ द बेसिन इज डेंसली पॉपुलेटेड वेयरएज प्लेन्स हैव अ स्कार्स पॉपुलेशन, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन माउंटेन्स, लैंड इज हाईली सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, नो। हाउ कैन एग्रीकल्चर बी अ गुड ऑक्यूपेशन इन माउंटेन्स, वहां पे तो लैंड सुटेबल है नहीं कल्टीवेशन के लिए। पैडी इज ग्रोन इन द एरियाज विच रिसीव हाई रेनफॉल, धान की खेती उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, सही है, कह रहा है करेक्ट आंसर बट नॉट करेक्ट स्टेटमेंट्स, यानी कि 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। ठीक है फ्रेंड, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सवाल है। नेक्स्ट आइए, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों के ऊपर विचार करें। अब देखिए फ्रेंड्स, गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन में जो माउंटेनस रीजन है उसमें कोनिफेरस ट्रीज तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको पता है हिमालय मिलते हैं। जो बेसिन का डेल्टा एरिया है, जो आपका डेल्टा एरिया है, उसमें मैंग्रोव्स मिलते हैं, आपको पता है सुंदरी ट्रीज के बारे में, सुंदरबंस के बारे में, क्या मैंग्रोव ही तो है, तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में थिक बैम्बू ग्रुप्स मिलते हैं इन आसाम, आसाम में तो बैम्बू की बहुत यूसेज है, आसाम बैम्बू का यूज भी किया जाता है फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क्स। गंगा प्लेन में ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज, ये सब बिल्कुल सही है, ऑल 4 आर करेक्टली मैच्ड, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंपल सवाल है, कॉमन सेंस का यूज करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। नेक्स्ट आइए, पाइन, देवदार एंड फर आर ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज whereas teak, साल एंड पीपल आर कोनिफेरस ट्रीज। नहीं, टीक, साल, पीपल आप कोनिफेरस ट्रीज तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये जो आपका फर है और पाइन है ये आपका कोनिफेरस ट्री, एक्चुअली हम लोगों ने एक्सचेंज कर दिया है ट्रॉपिकल डेसिडुअस से कोनिफेरस से। स्टेटमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग। अगला स्टेटमेंट आपका, कोनिफेरस ट्रीज ग्रो इन हिली एरियाज विद स्टीप स्लोप्स whereas ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज ग्रो इन प्लेन्स।
कॉनिफेरस ट्रीज ग्रो इन हिली एरिया स्टीप स्लोप सही है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज ग्रो इन प्लेन सही है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो हेंस ऑप्शन 2 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। ठीक है, सिंपल सवाल है, अगेन कॉमन सेंस का है। पिछली क्लास में हम लोगों ने वेजिटेशन को पढ़ा था, बिल्कुल आप उसको देख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, इस खेती में समतल सतह बनाने के लिए खड़ी ढलानों पर छतों का निर्माण किया जाता है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं। ढलान को हटा दिया जाता है ताकि पानी तेजी से ना बहे। यह खड़ी ढलानों की मिट्टी के कटाव को रोकने में ही मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सी खेती है? स्लैश एंड बर्न तो होगा नहीं, धान की खेती होगी नहीं। अब बच गया आपका खड़ी खेती और छत की खेती। खड़ी खेती जो है वो आपका समतल सतह पे उसको बनाने के लिए नहीं किया जाता है, इट इज ओनली योर टेरेस फार्मिंग या फिर छत की खेती, इसका यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो आपके सामने आंसर है और एक छोटा सा फोटो जिसपे आप देख सकते हैं कि टेरेसेस कैसे बनाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड एज टेरेसेस। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: डॉल्फिन ब्रह्मपुत्रा प्लेन, वन हॉर्न राइनोसोरस डेल्टा एरिया, बंगाल टाइगर फ्रेश वाटर ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा। देखिए फ्रेंड्स, डॉल्फिन तो आपको फ्रेश वाटर में ही मिलेगी, ठीक, तो ये तो करेक्टली मैच्ड है नहीं। बंगाल टाइगर जो है वो आपका डेल्टा एरिया में मिलेगा, तो ये भी करेक्टली मैच नहीं है। वन हॉर्न राइनोसरस आपको ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स मिलेगा, ये भी करेक्टली मैच्ड नहीं है। कह रहा है कौन कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3 इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3 इज योर आंसर। अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो फिर से देख सकते हैं कि डेल्टा एरिया में आपको क्या क्या वाइल्ड लाइफ मिलते हैं। बंगाल टाइगर मिलेगा, रॉयल बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स आपको मिलेंगे, एलिगेटर आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि डेल्टा एरिया जो वहां पे आपको थोड़ा सॉल्टी वाटर मिलेगा, वहां पे मार्श टाइप या स्वाम्प टाइप सिचुएशंस होते हैं, वहीं पे आपके क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स, फ्रेश वाटर्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, इसमें आपको डॉल्फिन जरूर मिलेगी और इसके अलावा जो फ्रेश वाटर फिशेज होते हैं लाइक रोहू, कतला, हिल्सा वगैरह भी मिलते हैं। ब्रह्मपुत्रा प्लेन में आपको वन हॉर्न डायनोसरस इन काजीरंगा नेशनल पार्क या पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो कि ब्रह्मपुत्रा प्लेन में है, वहां पे आपको जरूर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फ्रेंड्स। स्वच्छ भारत मिशन हैज बीन लॉन्च टू क्लीन द रिवर गंगा। स्वच्छ भारत मिशन का पर्पस गंगा रिवर को क्लीन करना तो नहीं है, इसका पर्पस है ओपन डेफिकेशन को कंप्लीट करना और सैनिटेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। नमामि गंगा प्रोग्राम एम्स टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज अक्रॉस ऑल गंगा बेसिन स्टेट्स। रॉन्ग, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, एक्चुअली इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया गया है। जो द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो नीदर इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको इसका आंसर। ठीक है, काजीरंगा एंड मानस आर लोकेटेड इन विच स्टेट? जस्ट आपको बताया मैंने अभी, इट इज लोकेटेड इन आसाम ओनली। फ्रेंड्स, आपके सामने आसाम के नेशनल पार्क्स का एक मैप है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। रायमोना, मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, देहिंग पटकई एंड दिब्रू साइखोवा। आपको फ्रेंड्स ये सारे नाम याद होने चाहिए। ज्योग्राफी में कई बार आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन भी याद करनी पड़ती है, सर कोई रिलेशन नहीं है आपसे, ये हो सकता है आसाम से ना हो, बट स्टिल यू शुड नो ऑल द नेशनल पार्क्स ऑफ आसाम। स्पेशली आपको काजीरंगा, ओरांग और मानस तो बिल्कुल ही याद होने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आपको हर स्टेट के कुछ मेजर नेशनल पार्क्स याद होने चाहिए। मैं आपको इसके लिए फ्रेंड्स एक छोटा सा टेक्निक बताना चाहता हूँ। आप ना पहले तो एक इंडिया का मैप ले लीजिए, ठीक है। आप इंडिया के मैप के ऊपर अलग अलग स्टेट्स में जो फेमस नेशनल पार्क्स है उनका नाम लिखिए और साथ में इसी मैप के पीछे ऑन द बैक साइड उस पार्क में क्या फेमस है, जैसे काजीरंगा इज नोन फॉर राइनोसेरस, वो लिखिए। ठीक है, अगर आप सिंपली नाम याद रखने की कोशिश करेंगे आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप साथ में ये भी याद रखने की कोशिश करते हैं कि वो किस लिए फेमस है तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कोलकाता कौन सी नदी पे स्थित है? तो हुगली, सिंपल सवाल। नेक्स्ट आइए, एक्वेटिक स्पीशीज फाउंड इन फ्रेश वाटर्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, लोकली इट इज कॉल्ड एज सूसू। इट इज ब्लाइंड, its presence is an indication of the health of the river. Untreated industrial and urban waste with high amount of chemicals are killing this species. किसके बारे में बात हो रही है? यह है आपका फ्रेश वाटर डॉल्फिन, उसका नाम सूसू होता है। क्यों? क्योंकि वो इस तरह की आवाज करती है, जब वो सांस लेती है ना,
ध्यान दीजिएगा, डॉल्फिन सांस लेने के लिए ऊपर आती सतह से, नॉट अंडर वाटर। इस तरह की आवाज होती है। ये रही उसकी एक फोटो, इट इज कॉल्ड एज सुसु। ठीक है, ये डॉल्फिन का प्रेजेंस रिवर के हेल्थ को दिखाता है। अगर डॉल्फिन काफी मात्रा में प्रेजेंट है, इसका मतलब रिवर का इकोसिस्टम काफी हेल्दी है, और अगर ये प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब रिवर का इकोसिस्टम काफी ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका 7.8 यानी कि क्लास 7 चैप्टर नंबर 8। हमने इसमें कोशिश किया कि जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं सारे बना दिए जाएं। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। इस क्लास में आपको कुछ ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन देखने को जरूर मिले होंगे, जो कि आपके लिए फर्स्ट टाइम नया होगा। आप लोग इन्फॉर्मेशन को जरूर नोट करें, अपने नोट्स में ऐड करें, जो भी चीज़ याद न रहे उसको शॉर्ट नोट्स में ऐड करें, और आप लोग प्लीज़ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो क्लास 7 की आखिरी चैप्टर 7.9 को कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।